दोस्तों, हम और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं और रोज़ किसी की नौकरी या जी हाज़ुरी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के दिलों में ऐसे कई सपने हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जब हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते तो हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं और हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि काश हम किसी बंधन में ना होते, हम पर कोई रोक टोक ना होती और काश के हम जो चाहते वो कह सकते और कर सकते। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी फाइट क्लब मूवी की, जो कि साल 1999 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग्स है 8.9, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग्स है। 25 सालों के बाद भी इसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है वो कहानी सुना रहा है, इसीलिए हम उसे कथावाचक या नरेटर कह सकते हैं। नरेटर के मुंह में एक आदमी ने गन डाल रखी है। इस आदमी का नाम है टाइलर डर्डन और जिसने 10 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स में विस्फोटक लगा रखे हैं जो कि अगले 2.5 मिनट में फटने वाले हैं। नरेटर यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ हम देखते हैं कि नरेटर को इंसोम्निया है, यानी कि वो रातों को सो नहीं पाता। वो 6 महीने से सो नहीं पाया है और उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। शायद इसीलिए वो बेवजह ही चीजें खरीदता रहता है, ऐसी चीजें जिनकी उसे जरूरत भी नहीं है। वो बस एक अच्छी नींद चाहता है। उसके डॉक्टर्स का कहना है कि उसे दवा के बिना ही नींद लेनी होगी। डॉक्टर्स के सजेशन पर वो एक सोशल गैदरिंग में जाता है जहाँ पर कैंसर पेशेंट्स एक दूसरे के साथ अपना गम बांटते हैं। वहाँ उसे रॉबर्ट बॉब पॉल्सन नाम का एक आदमी मिलता है जिसे ज्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि अंडकोश का कैंसर हुआ था और अब वो अपने टेस्टिकल्स खो चुका है और अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है। वो नरेटर को गले लगाकर रोता है और उसके साथ साथ नरेटर भी रोने लगता है। उस रात नरेटर को बहुत अच्छी नींद आती है। इसके बाद नरेटर खुद को एक जानलेवा बीमारी है ये बताकर इसी तरह की बहुत सी सोशल गैदरिंग्स में जाने लगा और सबको रोता देखकर खुद भी रोता। वो सिर्फ अच्छी नींद के लिए ऐसा कर रहा था। इसी बीच वो देखता है कि मार्ला सिंगर नाम की एक औरत हर सोशल गैदरिंग में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रही है। नरेटर मार्ला के सामने खुलकर रो नहीं पा रहा था क्योंकि मार्ला की मौजूदगी से उसको यह एहसास होता है कि वो कितना मतलबी है और जब रोना नहीं तो फिर सोना भी नहीं। वो मार्ला के पास जाता है और दोनों आपस में अलग अलग सोशल ग्रुप्स बांट लेते हैं। नरेटर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एम्प्लॉय है जिसका काम है कंपनी की कार्स का एक्सीडेंट होने पर उस एक्सीडेंट की वजह का पता लगाना ताकि कार को और बेहतर बनाया जा सके। उसे इसके लिए बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। यूँ तो वो प्लेन में बहुत ज्यादा बात नहीं करता, पर एक दिन उसे टाइलर डर्डन नाम का एक आदमी मिलता है जो साबुन बनाता और बेचता है। टाइलर की विचारधारा काफी अलग है और वो खुलकर बात करता है, इसलिए नरेटर को उससे मिलकर अच्छा लगता है। टाइलर नरेटर को अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। एयरपोर्ट पर नरेटर का सूटकेस इधर उधर हो जाता है। अपने फ्लैट के बाहर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके फ्लैट में एक ब्लास्ट हुआ था और उसका सारा सामान बाहर रोड पर आ गिरा है। अब नरेटर को बाहर ही रहने का इंतजाम करना होगा। सबसे पहले वो फोन बूथ से मार्ला को कॉल करता है और मार्ला के फोन उठाते ही फोन काट देता है। इसके बाद वो टाइलर को फोन करता है, पर फोन आंसर न होने पर वो जाने लगता है। पर तभी टाइलर का कॉल बैक आता है और फिर दोनों मिलते हैं और बार में बैठकर बातें करते हैं। नरेटर उसे बताता है कि उसके पास जितना भी सामान था वो सब ब्लास्ट में बर्बाद हो चुका है। यहाँ टाइलर एक बहुत अच्छी बात कहता है, हमारे पास आज के टाइम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमारे जिंदा रहने में कोई योगदान नहीं है, मगर फिर भी हम उन चीजों को खरीदते और इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे करके उन्हीं चीजों के गुलाम बन जाते हैं। हम जितना हासिल कर लें उतना ही अधूरे बने रहेंगे, इसीलिए बेफिक्र होकर जीना ही बेहतर है। नरेटर उसकी बातें सुनता ही रह जाता है। बाहर आकर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टाइलर के घर पर रहेंगे। टाइलर उसको कहता है कि हम दोनों ही कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़े और बिना लड़ाई में पड़े हम खुद को बेहतर कैसे जान पाएंगे, इसीलिए वो उसे खुद को एक मुक्का मारने को कहता है। नरेटर बहुत हिचकिचाने के बाद टाइलर को एक मुक्का मारता है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को मारते हैं। आज नरेटर को लड़कर अच्छा लगा है और वो दोनों इसी तरह आगे भी लड़ने का फैसला करते हैं। नरेटर टाइलर के घर जाता है जो कि सिर्फ एक खंडर और गिरने को तैयार इमारत है। पूरी तरह से उजड़ी टूटी अस्त व्यस्त जगह पर टाइलर और नरेटर साथ में रहने लगते हैं। नरेटर को टाइलर की बहुत सी हरकतें काफी हैरान करती हैं। टाइलर रात को पार्ट टाइम प्रोजेक्शनिस्ट की जॉब करता था और थिएटर में फिल्म के दौरान अडल्ट फिल्म की बहुत छोटी सी झलक चला दिया करता था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते थे। वो अक्सर वेटर का काम भी करता था और खाने में थूकने और पेशाब करने से लेकर बहुत सी गंदगी डाल दिया करता था। एक दिन टाइलर और नरेटर को साथ में लड़ते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और फिर टाइलर और नरेटर मिलकर फाइट क्लब बनाते हैं। फाइट क्लब में शामिल होने के वैसे तो कई रूल्स हैं, पर सबसे बड़ा रूल है फाइट क्लब को दूसरों से राज रखने का। लोग फाइट क्लब में अपने अंदर के गुस्से, डर और तनाव को कम
करने के लिए जुड़ने और लड़ने लगे। फाइट क्लब के बाहर ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे क्योंकि बाहर वो सब एक सभ्य नागरिक का नकाब पहने हुए हैं जो काम और महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। शायद ये उनकी असलियत है या फिर फाइट क्लब ही उनकी असली सच्चाई है। नरेटर को तो दुखी होना चाहिए था कि उसका घर और सारा सामान चला गया और इंश्योरेंस कंपनी के पीछे पड़ जाना चाहिए था, मगर नरेटर को अब इससे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मार्ला सिंगर नरेटर को कॉल करती है। वो नरेटर को बताती है कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है और वो मर सकती है। नरेटर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं फोन रिसीवर रख कर चला जाता है। कुछ देर में टाइलर फोन रिसीवर उठा लेता है और मार्ला को बचाने चला जाता है। मार्ला टाइलर से उसे पूरी रात जगाए रखने को कहती है। उसी रात नरेटर को मार्ला के साथ फिजिकल होने का सपना आता है और वो जाग जाता है। वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत सारे इस्तेमाल किए हुए प्रोटेक्शन पड़े हुए हैं। नरेटर के पास मार्ला आती है। नरेटर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, ये उसका घर है। इस बात से मार्ला गुस्सा होकर चली जाती है। फिर टाइलर वहाँ आता है और नरेटर को बताता है कि वो पूरी रात मार्ला के साथ था। वो नरेटर से वादा लेता है कि वो कभी भी मार्ला के सामने टाइलर की बात नहीं करेगा। नरेटर भी उससे वादा करता है। पूरी रात नरेटर को मार्ला और टाइलर के फिजिकल होने और साथ में मजे करने की आवाजें आने लगती हैं। एक दिन नरेटर को पता चलता है कि जिस बम विस्फोट से उसके घर के चिथड़े उड़ गए थे वो असल में घर पर ही बनाया गया था। नरेटर इस बात से हैरान है क्योंकि उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। कुछ देर बाद मार्ला वहाँ आती है और उसे रिझाने लगती है, पर नरेटर उसे दूर कर देता है। मार्ला उसे पागल बोलकर चली जाती है। उस रात टाइलर नरेटर को साबुन बनाना सिखाता है। सबसे पहले उन्हें फैट चाहिए, जिसके लिए वो चुपके से एक लाइपोसक्शन क्लिनिक जाते हैं और वहाँ कचरे के डब्बों में से लाइपोसक्शन से निकाला हुआ ह्यूमन फैट उठाकर ले आते हैं और उसी से साबुन बनाते हैं। टाइलर एक केमिकल से नरेटर का हाथ पकड़कर जला देता है और उसे उस दर्द को महसूस करके ये समझने को कहता है कि उसे दर्द से डरना नहीं है क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और इससे भी भयानक दर्द के साथ। टाइलर नरेटर को अपना हाथ दिखाता है जिस पर ठीक वैसा ही जलने का निशान है, जिसे देखकर नरेटर झटपटाना बंद कर देता है। टाइलर साबुन बनाकर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में $20 में बेचता है। एक बार मार्ला नरेटर को अपनी छाती में बन रही गांठ को चेक करने के लिए बुलाती है। मार्ला बहुत गरीब है और अक्सर दूसरों के नाम से खाना लेकर खाती है और दूसरों के कपड़े उठाकर बेच देती है और जो भी हो सके जीने के लिए वो करती है। नरेटर वहाँ आकर उसकी छाती देखता है, पर ये सिर्फ एक बहाना है क्योंकि मार्ला नरेटर से मिलना चाहती थी और जाते वक्त वो नरेटर को किस करती है। बाहर जाकर नरेटर को सोशल गैदरिंग वाला बॉब मिलता है। पता चलता है कि वो दोनों ही फाइट क्लब का हिस्सा हैं। नरेटर मानता है कि फाइट क्लब उसका और टाइलर का इस दुनिया को दिया हुआ एक तोहफा है। दुनिया में बहुत से लोग हताश हैं, किसी इंतजार में हैं, अपनी नौकरी के गुलाम हैं। कुछ के पास तो कुछ खास मकसद भी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई या तनाव नहीं है, मगर असली लड़ाई उनकी खुद से है और जिंदगी ही सबसे बड़ा तनाव है। सबको लगता है कि वो एक दिन बहुत लोकप्रिय और अमीर बन जाएंगे, मगर अब एहसास हो रहा है कि यह सच नहीं है। इसीलिए फाइट क्लब उनके लिए एक तोहफा है। एक बार फाइट क्लब में उस जगह का मालिक लू आ जाता है और वो उन्हें जगह खाली करने को कहता है। टाइलर उनसे कहता है कि उन्हें भी फाइट क्लब ज्वाइन करना चाहिए। लू टाइलर को मारता है पर टाइलर नहीं मानता। वो फिर मारता है और मारता जाता है, पर टाइलर पिटने के बावजूद भी हंसता जाता है और जब वो पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है तब वो लू के मुंह के पास आकर उसके मुंह पर अपना खून गिराने लगता है, जिससे लू डर जाता है और उसे बेसमेंट यूज करने की परमिशन दे देता है। बाद में टाइलर सबको एक काम देता है। सबको किसी भी एक अजनबी से खुद ही लड़ाई शुरू करनी होगी और फिर लड़ाई हारनी भी होगी। अब ये काम सबके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अक्सर लोग लड़ने के बजाय लड़ाई को टालना सही समझते हैं, पर फिर भी उसमें से कई लोग इस काम में सफल होते हैं। नरेटर अपने बॉस के कमरे में जाता है और घर से ही काम करने की बात करता है और कहता है कि वो सबको बता देगा कि उसकी बॉस की लापरवाही की वजह से अभी तक गाड़ियों में उन कमियों को ठीक नहीं किया जा सका है जिनकी वजह से हजारों कारों का अभी भी एक्सीडेंट हो रहा है। और फिर नरेटर खुद को ही मारने लगता है और बहुत चोटिल कर लेता है और इसी बीच में सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है और मजबूरन उसके बॉस को उसे घर से काम करने के साथ बहुत सारे फ्री एयरलाइन टिकट्स भी देने पड़ते हैं। दूसरे शहरों में भी फाइट क्लब के चर्चे होने लगे थे। टाइलर अब रोज फाइट के बाद सबको एक काम देता जाता है, जैसे सारे शहर में एंटीना और डिश टीवी को तोड़ देना, शहर के बड़े बिलबोर्ड्स में बदलाव करना, गाड़ियों के हेडलाइट तोड़ देना, सड़क पर मेटल बैरिकेड लगाना जिससे कि कार्स के एक्सीडेंट हो जाएं, कबूतरों के लिए मिलावटी खाना लगाना ताकि वो सभी पेट खराब होने की वजह से सबकी गाड़ियों पर बीट कर दें, फ्लाइट्स में मिलने वाले सुरक्षा नियमों के पेपर्स बदल देना और भी बहुत सारे उल्टे सीधे कारनामे। टाइलर नरेटर के साथ रेमंड नाम के एक आदमी को मारने के लिए एक स्टोर में जाता है, मगर वो उस आदमी को मारता नहीं बल्कि उसे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी
चोरी करके जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए कहता है, जो वो हमेशा से बनना चाहता था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे ढूंढकर जरूर मार देगा। टाइलर का मानना है कि उसने रेमंड के अंदर के परेशान आदमी को मार दिया और अब से रेमंड खुलकर जीना शुरू करेगा और अपने सपने पूरे करेगा। एक दिन मार्ला नरेटर से मिलती है और हमेशा की तरह दोनों बहुत कम बातें करते हैं और मार्ला वहाँ से चली जाती है। टाइलर ट्रेनिंग के लिए आदमी इकट्ठे कर रहा है, जिन्हें सिलेक्शन के लिए 3 दिन तक घर के बाहर खड़े रहना होगा। देखते ही देखते टाइलर बहुत से आदमी इकट्ठे कर लेता है, मगर क्यों और क्या ट्रेनिंग देना चाहता है ये नरेटर को भी नहीं पता। अगले दिन टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें एक बिल्डिंग पर बड़ा सा स्माइली फेस बना हुआ है और आंखों की जगह पर आग लगी हुई है। नरेटर इस बारे में सबसे पूछता है, मगर उसे कोई कुछ नहीं बताता, सिवाय इसके कि उनके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मेहम है, जिसका फर्स्ट रूल है कोई सवाल जवाब नहीं। अगली बार ये उस आदमी को बाथरूम में पकड़कर धमका देते हैं जो फाइट क्लब और उनके उल्टे सीधे कारनामों की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, और उसे फाइट क्लब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहते हैं, वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि फाइट क्लब के लोग हर जगह हैं। नरेटर टाइलर से नाराज है क्योंकि सिर्फ वो ही प्रोजेक्ट मेहम के बारे में नहीं जानता। वो जब भी प्रोजेक्ट मेहम के बारे में बात करता है सब उसे यही जवाब देते हैं कि फर्स्ट रूल है इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। नरेटर टाइलर से प्रोजेक्ट मेहम के बारे में पूछता है और इसके बारे में उसे ही ना बताने की वजह पूछता है। उस वक्त जब वो साथ में एक कार में होते हैं, ये सुनकर टाइलर गाड़ी को तेज भगाने लगता है, जिससे नरेटर डरने लगता है। और फिर टाइलर नरेटर से पूछता है कि वो अगर अभी मर जाता है तो उसे क्या किसी चीज या किसी अचीवमेंट पर खुशी होगी। नरेटर कहता है कि उसे नहीं पता, उसकी जिंदगी में कुछ खास है ही नहीं जिस पर उसे खुशी हो। टाइलर को ये जवाब पसंद नहीं आता, वो उसे नालायक नकारा कहता है और स्टीयरिंग छोड़ देता है, और फिर नरेटर स्टीयरिंग पकड़ लेता है। टाइलर बताता है कि उसने नरेटर के फ्लैट में विस्फोट किया था। वो उसे बताता है कि हर चीज को पकड़ कर रखने की बजाय जाने देना चाहिए। इसी के साथ नरेटर स्टीयरिंग से हाथ हटा लेता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सब मरते मरते बचते हैं। इस तरह नरेटर को एक नया अनुभव मिलता है। जब नरेटर को होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद वो सोकर उठा है, क्योंकि वो देखता है कि टाइलर जा चुका है और इस घर में बहुत से आदमी जमा हैं और साबुन बना रहे हैं और बहुत सी लिस्ट और पेपर इधर उधर पड़े हैं, जैसे कोई बड़ी योजना बनाई जा रही हो। नरेटर के पूछने पर कोई कुछ नहीं बताता। नरेटर बाहर आता है और बाहर उसे मार्ला दिखाई देती है। नरेटर उससे ये कहकर भगा देता है कि टाइलर अब यहाँ नहीं रहता और जा चुका है। तभी नरेटर के दोस्त बॉब को सिर पर गोली लग जाती है और वो मर जाता है, पर सबको अपने मिशन की पड़ी हुई थी, इसीलिए नरेटर गुस्से से टाइलर के कमरे में जाता है। फिर उसे ड्रॉर में से बहुत सी फ्लाइट्स की टिकट्स मिलती हैं। नरेटर को यकीन है कि टाइलर अपनी फाइट क्लब की आर्मी दूसरे शहरों में भी बना रहा है, और इसीलिए उसके बारे में पता करने के लिए वो उन सभी जगहों पर ट्रैवल करता है और पास के बार और रेस्टोरेंट में जाकर टाइलर के बारे में पूछता है, मगर टाइलर के बारे में उसे कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये एक रूल है कि कोई किसी को प्रोजेक्ट मेहम के बारे में कुछ नहीं बताएगा। पर वो सब उसे सर कहते हैं। नरेटर को यकीन है कि ये लोग टाइलर को जानते हैं। नरेटर लगभग 50 रेस्टोरेंट्स और बार्स में गया और सब फाइट क्लब से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ किसी न किसी को चोट जरूर लगी हुई थी, जैसे वो टाइलर के साथ ही इन जगहों पर गया हो। तभी वो एक बार में जाता है जहाँ पर काउंटर में एक स्टाफ उसको सर कहकर बुलाता है। उसकी गर्दन टूटी हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि वो फाइट क्लब का हिस्सा है। नरेटर पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। वो आदमी बताता है कि पिछले हफ्ते वो उस बार में आया था। नरेटर पूछता है कि बताओ मेरा नाम क्या है। वो आदमी उसे टाइलर डर्डन कहता है और अपने हाथ में जले हुए उस निशान को दिखाता है जो टाइलर की पूरी आर्मी के हाथ पर है, जिसे खुद टाइलर ने दिया है। नरेटर के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो भागकर अपने होटल में जाता है, जहां वो मार्ला को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों कभी फिजिकल हुए हैं। मार्ला हाँ कहती है। फिर नरेटर अपना नाम पूछता है। मार्ला उसका नाम टाइलर डर्डन बताती है और ये भी बताती है कि कैसे वो कभी कभी रोमांटिक और प्यार से पेश आता था और कभी कभी बहुत बेरुखी से पेश आता था। मार्ला की बातें सुनकर नरेटर के होश उड़ जाते हैं। तभी नरेटर के पीछे से टाइलर डर्डन आवाज लगाता है। नरेटर टाइलर से पूछता है कि लोगों को क्यों लगता है कि मैं टाइलर डर्डन हूँ। टाइलर कहता है कि तुम्हें पता है। नरेटर दिमाग पर जोर डालता है। लोगों को डराने, धमकाने और खुद का ही हाथ जलाना नरेटर को याद आने लगता है और वो समझ जाता है कि वही टाइलर डर्डन है। नरेटर अपनी जिंदगी में बहुत उलझा हुआ था। वो अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पा रहा था। वो ऊब चुका था, परेशान था और अपने लिए एक नई जिंदगी चाहता था। मगर उस जैसे इंसान की वही परेशानी है जो इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की होती है। लोग बदलाव तो चाहते हैं, पर
बदलाव लाने की ताकत नहीं है। बेखौफ जीना चाहते हैं पर डरते हैं, लड़ना चाहते हैं पर अंदर से कमजोर हैं, खुलकर जीना चाहते हैं पर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। इसी वजह से नरेटर के दिमाग ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो ठीक वैसा है जैसा नरेटर बनना चाहता है। उसके दिमाग ने उस बेहतरीन इंसान को नाम दिया टाइलर डर्डन। टाइलर नरेटर की पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है। टाइलर देखने में अच्छा है, खुलकर मजे करता है, टाइलर चालाक है, सब कुछ कर सकता है और सबसे बड़ी बात वो ना ही किसी से डरता है और ना ही किसी की परवाह करता है। मगर नरेटर वैसा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं वो वैसा ही बनना चाहता है। टाइलर डर्डन उसके दिमाग की उपज है। नरेटर कभी कभी टाइलर होता है और कभी कभी खुद। इसीलिए कहानी में अक्सर एक वक्त पर दोनों में से एक ही बात करता है। उस रात बार के बाहर अकेले उसे खुद से ही लड़ते हुए देखकर कुछ लोग उसके पास गए और इसी तरह से फाइट क्लब की शुरुआत हो गई। टाइलर डर्डन की पर्सनैलिटी नरेटर पर भारी पड़ने लगी। नरेटर को याद भी नहीं होता था कि उसने टाइलर बनकर क्या क्या किया है। टाइलर नाइट शिफ्ट्स में ही जॉब इसलिए करता था क्योंकि नरेटर को नींद न आने की बीमारी थी। वही अक्सर रात को साबुन बनाया करता था। मार्ला के साथ भी नरेटर टाइलर बनकर ही फिजिकल होता था और यही वजह है कि जब भी नरेटर टाइलर नहीं होता था तो उससे बेरुखी से बात करता था। इसलिए मार्ला अक्सर नाराज होकर चली जाती थी। टाइलर नरेटर से कहता है कि तुम बना बनाया काम बिगाड़ दोगे और अब मुझे ही सब संभालना होगा। इसके साथ ही नरेटर बेहोश हो जाता है, यानी कि अब वो टाइलर बनकर क्या करता है ये नरेटर को भी नहीं पता चल पाएगा। नरेटर जब उठता है तो होटल से जाने लगता है और तब उसे रिसेप्शनिस्ट रोक कर उसने जो रात भर कॉल्स की थी उसके बारे में बताती है। इसका मतलब है रात भर नरेटर ने टाइलर बनकर बहुत से कॉल्स किए हैं। नरेटर टाइलर के घर पर जाता है पर वहाँ कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। साबुन बनाने का थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है। नरेटर अब उन सभी नंबर्स पर कॉल लगाना शुरू करता है जो कॉल्स उसने होटल में टाइलर बनकर किए थे। तो पता चलता है कि ये सब नंबर शहर के बड़े बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बिल्डिंग्स के हैं। नरेटर वहाँ से सब पेपर उठाकर मार्ला से मिलता है। मार्ला नरेटर के अजीब बर्ताव से परेशान है। नरेटर उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वेटर और स्टाफ उसे देखकर सर हिला रहे थे। सबके सूजे हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि वो सब फाइट क्लब का हिस्सा हैं। नरेटर मार्ला को समझाने की कोशिश करता है मगर जो उसके साथ हो रहा है वो कुछ भी समझा नहीं पाता है। आखिर में वो मार्ला से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे कुछ दिन के लिए शहर से दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। नरेटर के साथ रहना अभी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। मार्ला दुखी होती है और नरेटर से ब्रेकअप करके जाने लगती है। नरेटर उसको कुछ पैसे देकर एक बस में बिठा देता है और कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाने को कहता है। मार्ला उसे कोस कर चली जाती है। इसके बाद नरेटर पुलिस स्टेशन जाता है और खुद को अरेस्ट करने को कहता है और बताता है कि उसकी टीम बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय है और सभी बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा करके वो सबकी क्रेडिट हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को खत्म कर देंगे और हर इंसान बिना किसी कर्ज तले दबे हुए अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकेगा। सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर्स को नरेटर पर नजर रखने को कहता है और कमरे से चला जाता है। अब कमरे में नरेटर के साथ 3 जूनियर ऑफिसर्स हैं। वो तीनों बताते हैं कि वो उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उनके मिशन पे काम करके वो खुश हैं। जाहिर है कि टाइलर की आर्मी में पुलिस के ये लोग भी हैं। टाइलर ने सबसे कहा था कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट मेहम को बंद करने की कोशिश करेगा तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाए। किसी के भी कहने पर यह प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो खुद भी क्यों ना उन्हें रुकने को बोले। नरेटर कहता है कि वो टाइलर नहीं है। वो ये भी कहता है कि वो ही टाइलर है और मिशन को अभी के अभी रोक दो, पर उसकी कोई नहीं सुनता और तीनों ऑफिसर्स नरेटर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे पकड़कर उसकी पैंट उतार देते हैं और चाकू निकाल लेते हैं। तभी उनका सीनियर ऑफिसर आ जाता है जिन्हें एक ऑफिसर बातों में उलझाते हुए बाहर चला जाता है। नरेटर बचे हुए 2 पुलिस ऑफिसर्स में से एक की गन निकाल लेता है और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो उसी बिल्डिंग में जाता है जिसका जिक्र प्रोजेक्ट मेहम के पेपर्स में है। वहां जाकर उसे टाइलर मिलता है पर नरेटर उसे अनदेखा करके बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के बेसमेंट में एक वैन में बहुत सारे विस्फोटक पर टाइम बम लगा हुआ है। नरेटर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। तभी टाइलर वहां आकर कहता है कि उसने 10 और बिल्डिंग्स में ऐसे ही विस्फोटक लगाए हैं। नरेटर कहता है कि तुम लोगों को मार रहे हो। टाइलर कहता है कि उन सभी बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस में सब लोग अपने ही हैं और वो बिल्डिंग्स पूरी तरह खाली कर दी गई है। कोई नहीं मरेगा बल्कि लोग इसके बाद आजाद हो जाएंगे। टाइलर का विचार उसकी नजर में महान है पर नरेटर को यह सही नहीं लगता और वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद टाइलर को गुस्सा आ जाता है और वो नरेटर को मारने लगता है। मतलब टाइलर नरेटर पर हावी हो जाता है और नरेटर खुद को ही बुरी तरह मारने पीटने लगता है और नरेटर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर टाइलर डर्डन के सामने पाता है।
जहाँ टाइलर ने उसके मुंह में गन डाल रखी है। टाइलर उसको बताता है कि वो जो भी कर रहा है वो उन दोनों के लिए एक बड़ी सफलता है और समाज में आर्थिक बराबरी की ओर एक बड़ा कदम है। नरेटर बाहर नीचे देखता है जहाँ मार्ला को प्रोजेक्ट मेहम के आदमी जबरदस्ती बिल्डिंग में ला रहे हैं। नरेटर मार्ला को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर टाइलर का मानना है कि मार्ला का मर जाना उनके लिए ठीक रहेगा। नरेटर टाइलर को चले जाने के लिए कहता है, पर टाइलर कहता है कि उसे नरेटर ने बनाया है और अब उसे अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में उसे अच्छा महसूस होगा और टाइलर सब ठीक कर देगा जैसे अब तक किया है। नरेटर कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। टाइलर कहता है कि क्या वो अपनी वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी में जाना चाहता है। अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा है बिल्डिंग में विस्फोट होने में। नरेटर दिमाग पर जोर डालता है और पता चलता है कि जो गन टाइलर के हाथ में है वो तो असल में नरेटर के हाथ में है, पर वो टाइलर को मार नहीं सकता। नरेटर अपने मुंह में गन डालकर शूट कर देता है और गोली उसके गाल को चीरती हुई बाहर निकल जाती है, जिससे नरेटर तो बच जाता है पर टाइलर की मौत हो जाती है। तभी बिल्डिंग में प्रोजेक्ट मेहम के आदमी मार्ला और बियर लेकर वहां आ जाते हैं। नरेटर उन सबको मार्ला को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है और तभी वो होता है जैसा टाइलर ने प्लान किया था। एक एक करके सभी बिल्डिंग्स में विस्फोट होता है और नरेटर वहीं खड़े खड़े सब देखता रह जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। हम ये तो नहीं जानते कि नरेटर का क्या हुआ, मगर इस कहानी में टाइलर ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अगर सोचा जाए तो बड़ा महत्व रखती हैं। ये सिर्फ नरेटर की कहानी नहीं बल्कि ये कहानी है हर उस इंसान की जिसे अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की जरूरत है पर जी नहीं पा रहा है क्योंकि मजबूरियां बहुत हैं, आत्मविश्वास कम है या तो डर लगता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।